पेट मॉडल पेपर 2023 के लिए 28 और 29 अगस्त को होने वाले पेपर के लिए एक मॉडल सेट और आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। ये शासक दिया है और इधर आने वाले यात्रियों का नाम दिया गया है। इसमें दिया है अकबर, राल्फिंच, दारा शिकोह, मनुची, जहांगीर, सर थॉमस रो, शाहजहां, जूडान। इसमें कौन सा गलत है। तो अकबर के काल में आया था राल्फिंच, जो 1583 से 91 के बीच में आया था। कब आया था? 1583 से 91 के बीच में। दारा शिकोह के समय में मनुची आया था और मनुची जो है कि 1653 से 1708 ईस्वी तक ये इटालवी यात्री था। जहांगीर के समय में सर थॉमस रो एक अंग्रेज था, जो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 से 1619 ईस्वी तक, और जहांगीर से क्या मांगा था, जो है कि सूरत में कंपनी खोलने के लिए जो है कि कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। शाहजहां के काल में जूडान नहीं आया था, ये भी आया था किसके काल में? तो ये भी आया था जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का गलत उत्तर होगा विकल्प डी, जूडान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जूडान, जो गलत है। और बाकी सब जो है कि जो शासक दिए गए हैं उन्हीं के कार्यकाल में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। पुर्तगाली संस्थापक का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अल्फांसो द अल्बुर्क। अल्फांसो द अल्बुर्क, ये जो है कि 1510 में अल्बुर्क ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा को कब जो है कि ये पुर्तगालियों ने छीना था। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा छीना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो इस प्रश्न को देखिए, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, और जो है कि रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। इसमें कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सबसे पहले शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जिनका जन्म 11वीं शताब्दी में, और इसके बाद से जो है कि चैतन्य का आता है नाम। चैतन्य का कब आता है? 15वीं शताब्दी में आता है। तो इस तरह से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, कनिष्क के समकालीन थे। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरुसराम के नाम से जाना जाता था? अपरोपरुसराम के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, महापद्मनंद। विकल्प डी, महापद्मनंद को क्या कहा गया है? दूसरे परशुराम का अवतार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? क्रियाशील विधान परिषद का सृजन कब किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1853 में। 1853 में विधान परिषद में 12 सदस्य के लिए जो है कि ये व्यवस्था बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? कौन आए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूलाभाई देसाई। विकल्प ए, भूलाभाई देसाई आज़ाद हिंद फौज के कैप्टनों के मुकदमे की जो है कि लड़ाई लड़े थे। भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष में के वकील थे, और इनके सहयोगी और भी वकील थे, जो TP सप्रू थे, काटजू थे और आसफ अली थी। तो इस तरह से इनके जो है कि
कार्यवाही के पहले दिन नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? कब स्थगित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ करके इसे समाप्त किया। विकल्प ए सही है, 1930। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भगत सिंह। विकल्प सी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। ये कथन है, कारण क्या है? यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी संकीर्ण सामाजिक आधार था। संकीर्ण सामाजिक आधार क्या था कि इस समय जो है कि प्रारंभिक दौर में उदारवादी नेतृत्व था, जिनमें दादा भाई नौरोजी थे, महादेव गोविंद राणा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी ये नरम दल के लोग जो है कि इसमें भागीदारी अधिक थी। अगला है, पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है, किसकी विशेषता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सवाना की। सवाना की जो है कि ये विशेषता है। सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है। और पंपास अगर पूछेगा तो ये कहाँ पर है? तो पंपास अर्जेंटीना में है। और प्रेयरीज कहाँ पर है? तो प्रेयरीज जो है कि आपका है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो है कि प्रेयरीज जो है कि पंपास स्टेपी रूस में है, पंपास अर्जेंटीना में है, और डाउन्स जो है कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में है, प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इस प्रश्न का प्रेयरी जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया उष्णकटिबंधीय वनों के लिए। और पंपास जो है कि आपका हो गया है जो है कि कहाँ पर? पंपास हो गया है अर्जेंटीना में। तो इस तरह से ये घास के मैदान है। तो ये पूछ रहा है पार्कलैंड वनस्पति विशेषता कहाँ की है? तो सवाना की है। अगला है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रिक्टर पैमाना से। विकल्प ए रिक्टर पैमाना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो एल्युमिनियम कंपनी अवस्थिति। अब इसमें जो है कि इसको जो है कि क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करेंगे तो ये जो है कि आपकी बाल्को कंपनी कहाँ पर है? बाल्को है जो है कि आपका कोरबा में, यानी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा कोरबा में। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में है। हिंडाल्को आपका रेणुकूट में है। और जो है कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी उड़ीसा में हीराकुंड में है। और जो है कि नालको कहाँ पर है? कोरापुट में है। तो इस तरह से आपका जो है कि विकल्प बी क्या रहा है? 2 4 1 3। विकल्प बी सही है, 2 4 1 3। बाल्को कहाँ पर है? कोरबा में है। हिंडाल्को रेणुकूट में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है कि ये आपका जो है कि उड़ीसा में है। और नालको आपका कोरापुट में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। मणिकरण जो है कि ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में स्थित है, वो सही है। अनहोनी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में है। और तप्त पानी उड़ीसा गंजाम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य विकल्प सी स्पेन नहीं है। 8 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जापान है और रूस है। तो इस तरह से जो है कि G8 में जो है कि
ये सदस्य 8 हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर 5.851 है। तो यहाँ पर जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि जनसंख्या अगर देखा जाए जनगणना के अनुसार तो यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। ग्रामीण आवास है, पेयजल है और ग्रामीण सड़क है। और यह योजना 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। भारत निर्माण योजना के भावी कार्यक्रम में इन सबको रखा गया था। ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़क को रखा गया था। अगला प्रश्न है, BIFR संबंधित है। BIFR संबंधित है, यह जो है कि विकल्प ए, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। विकल्प ए सही है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन कौन सा विषय है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, समवर्ती सूची। विकल्प सी, समवर्ती सूची है आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? वार्ड के विषय में सही क्या है? तो इसमें दिया है 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिया गया है और इसको जो है कि कूट से कौन कौन सही है इसको दर्शाना है। तो कह रहा है कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। दूसरा है, इसमें वार्ड में निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। तो इसमें जो है कि आपका पहला सही है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति बनाई जाती है, ये सही है। उसके बाद से दूसरा भी सही है, इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि इसमें वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। तो यानी 1 2 3 सही है, विकल्प सी सही है। अगला है, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है कि और हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। गणपूर्ति संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1/10। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी में दिया है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये जो है कि हमारे जो है कि मौलिक कर्तव्य के रूप में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? ये जो है कि पंचायती राज से संबंधित है। विकल्प ए, पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? जैव सूचक कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लाइकेन। विकल्प बी, लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में
सहयोग करता है? लार किसके पाचन में सहयोग करता है? विकल्प ए स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है, जो कि कार्बन के द्वारा पौधों का उम्र का पता लगाया जाता है। तो यानी यूरेनियम विधि से पृथ्वी का आयु का पता लगाया जाता है, यूरेनियम विधि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाइल का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बेकेलाइट के। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि आकाश नीला दिखाई देता है। अब आगे मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैथ के क्वेश्चन को जो है कि हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा? तो इसको क्या लिख लेंगे 4.025, और इसको भिन्न बदलना होगा तो क्या लिख लेंगे 1000 से गुणा कर देंगे 40 25 बटे 1000, और इसको किससे काट देंगे 25 से काट देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और यह 25 करने 25 और जो है कि 15 और 15 छक्का 150, और फिर जो है कि आपका हो जाएगा कितना जो है कि बच जाएगा 225 यानी 161, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगा 161 बटे 40, 161 बटे 40। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 161 बटे 40। मैथ का मैं पांचों क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करके आप लोग को दिए हैं, आप लोग को दिखा देंगे। अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए हम आप लोग को जो सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये जो है कि 32 नंबर का क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर आप लोग को 31 और 32 यानी मैथ के सारे क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व है। तो माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या 15x है। प्रश्नानुसार x गुणा 15x बराबर 9375 दिया है, तो गुणा कर लेंगे तो 15x स्क्वायर बराबर 9375, तो x स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा, और x बराबर 2 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो x + 15x बराबर 16x हो जाएगा। 16x गुणा 25 बराबर 400। तो इस प्रश्न का जो है कि 400 उत्तर आप लोग जो है कि इसका विकल्प क्या हो जाएगा 400। तो इस प्रश्न का आपका जो है कि उत्तर हो जाएगा आपका 400, विकल्प ए 400 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या लिख लेंगे, संख्या x/3 - x/4 बराबर √x कर लेंगे, इसके वर्गमूल के बराबर है। अब इसका कर लेंगे लघुत्तम 12 ले लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/12 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, बराबर √x हो जाएगा। और जो है कि दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² बटा 144 बराबर x हो जाएगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ कर दे रहे हैं x² बराबर 144 x हो जाएगा, तो x कट जाएगा, तो x बराबर 144 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया विकल्प बी 144। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 144। ये भी क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेगा आगे, वहीं पर पांचों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी मार्च के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च क्या हो जाए। तो जनवरी में 50,000 है तो 50,000 हर महीने बढ़ रहा है, तो फरवरी में 1 लाख हो जाएगा, मार्च में 1.5 लाख हो जाएगा। तो 1.5 लाख 1 लाख 2.5 लाख 50,000 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख में 3 से भाग कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग कर देंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है तो मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी। तो दूसरे धातु की मात्रा क्या हो जाएगी, तो 15% चांदी है तो दूसरी धातु कितनी है, तो 85% हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 85 करेंगे, 85 गुणे 51, 51/15, क्योंकि चांदी कितना है 51 ग्राम है। तो 15 से हम क्या कर देंगे, काट देते हैं। तो 5 से काट देते हैं तो ये जो है कि 17 बार में कट गया और ये नीचे 3 बच गया, 3 से इसको काट देंगे 17 हो गया। 17 17 289, यानी विकल्प डी 289 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी राजरासो किस कवि की रचना है। पृथ्वी राजरासो किस कवि की रचना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चंद्र का। अगला प्रश्न है लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी श्रेष्ठता स्वीकार करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो इसका है धर्मात्मा दिया है। धर्मात्मा का सही जो है कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी धर्म धन आत्मा। ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अगला है आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य को छांटिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है आँख के सामने घटित घटना के लिए क्या उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, विकल्प ए प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से होंगे और हिंदी के पैराग्राफ के काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो ये छोड़ करके मैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा और स्तंभ। तो इसमें दिया है तो 3 तो कलर का नाम है, तो जो है कि विकल्प डी क्या कह रहा है, सी में जो है कि डी दिया है तो स्तंभन यानी विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है। अगला है दिया है 47 में जो है कि दिन भर शहर से प्रभावित क्षेत्रों में पथराव छिटपुट घटनाएं हुई है। ये जो है कि और बी कह रहा है शहर के प्रभावित क्षेत्रों में से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में लाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कथन ए और कथन बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, विकल्प सी सही है। अगला कथन कारण देखिए क्या पूछ रहा है। कथन कारण दिया है कि एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। अभिकथन कार्यवाही आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है। इसका जो है कि कथन सी सही है, केवल एक अंतर निहित है, विकल्प सी सही है। और यहाँ पर देखिए ये जो है कि पूछ रहा है कि 8वें पद से बाईं ओर 5वां पद कौन सा है, तो आप गिन करके इसे ज्ञात कर लीजिए। तो ये विकल्प ओ आएगा, विकल्प ए सही है, वो शब्द आएगा। अगला प्रश्न है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो इसका जो है कि मान क्या होगा, तो 8 तथा 12 के बीच मिनटों की संख्या कितनी हो रही है, 20 हो रही है। तो मिनट तथा घंटे के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 20 गुणे 6 बराबर 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आगरा में स्थित है। सेंट्रल
फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प सी सही है, 11 जुलाई। अगला प्रश्न है भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संगीत अकादमी। विकल्प डी, संगीत अकादमी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मोटर वाहन। मोटर वाहन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये जो है कि जिम योंग किम। जिम योंग किम जो है कि इसके जो है कि क्या है, विश्व बैंक के 12वें अध्यक्ष हैं, जो 1 जुलाई 2012 को नियुक्ति की गई थी। अगला है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ज्वारीय हाइपोथीसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी का है। ये जो है कि मेल खाता है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राज्य विधान सभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला है अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है आसफुद्दौला। विकल्प ए, आसफुद्दौला ने जो है कि 1784 में अवध के चौथे नवाब के रूप में जो है कि आसफुद्दौला ने क्या किया था, बड़ा इमामबाड़ा को बनवाया था। अगला प्रश्न है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तीसरा रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है IITM पुणे। विकल्प सी, IITM पुणे। अगला प्रश्न है 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान इस सूची में विकल्प बी 120वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 120वां। अगला प्रश्न है जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संजीव कपूर। विकल्प ए, संजीव कपूर। जीवन बीमा निगम का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल। हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, IIT कानपुर। विकल्प डी, IIT कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन और ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। विकल्प ए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विद्या बालन। विकल्प बी, विद्या बालन। अगला प्रश्न है डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुप को उप प्रबंधक निदेशक DMD नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक। विकल्प बी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कवच। विकल्प बी, कवच। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, DN पटेल। DN पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए,
अमिताभ कुमार ने, विकल्प ए अमिताभ कुमार। अब इसके बाद से आपका हिंदी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं जो आपके पैराग्राफ पर आधारित हैं। ये आंकड़ों वाला प्रश्न है, ग्राफ वाले। तो इनको देखिए, ग्राफ में जो है कि दो लाइन दिया गया है, एक डॉट लाइन है और एक ब्लैक लाइन है, और ये दोनों जो है कि किसी द्वारा प्लेटिनम खरीदने और बेचने का जो है कि दिन दिया गया है, और कितने का जो है कि कौन खरीद रहा है ये दिया गया है। तो 81 में जो है कि कह रहा है संदीप मंगलवार के दिन 3 ग्राम प्लेटिनम खरीदता है तथा बुधवार के दिन 5 ग्राम रोडियम खरीदता है। उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 3 ग्राम रेडियम का कीमत जो है कि यहाँ से देख लीजिए कि क्या कीमत आ रहा है, उस कीमत को इधर से निकाल लीजिए। तो 3850 जो है कि किसका कीमत है, जो है कि प्लूटोनियम खरीद रहा है मंगलवार को, तो उसका जो है कि 3850 है और 3 ग्राम खरीद रहा है। तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये जो है कि 11,550 हो जाएगा। और 5 ग्राम रोडियम खरीदता है, ये 3450 के हिसाब से खरीदता है, तो ये 17,250 और 11,550 को दोनों को जोड़ देंगे तो 28,800 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28,800, विकल्प डी सही है। अगला है, कह रहा सभी चारों दिन में कुल मिलाकर प्लूटोनियम का प्रति ग्राम औसत मूल्य सभी चारों दिनों में कुल मिलाकर रोडियम का प्रति ग्राम औसत मूल्य से कितना अधिक है। तो चारों दिन का जो है कि प्लूटोनियम का प्रति ग्राम का औसत मूल्य निकाल लीजिए। तो दिया है पहला 3750 प्लस 3850 प्लस 3500 प्लस 3400/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3625 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्लूटोनियम का आ जाएगा। अब 4 दिन का रोडियम का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 3600 जोड़ लीजिए प्लस 3200 जोड़ लीजिए प्लस 3450 जोड़ लीजिए प्लस 3650 जोड़ लीजिए और इसमें 4 से भाग कर दीजिए तो ये आ गया 3475। ये आ गया 3475 4 से भाग देने के बाद। अब ये दोनों का जो है कि डिफरेंस निकाल लीजिए तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 150 के बराबर आ जा रहा है। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, तो इसमें जो है कि Y1 C1 ये दोनों को देख लेंगे। Y1 में 508 और 465 है, ये सबसे कम है। और उसी तरह से किस वर्ष में आयात का अनुपात सबसे अधिक है, तो Y1 का अनुपात देखेंगे तो सबसे अधिक है। 88 में कह रहा है कि औसत वार्षिक आयात करोड़ रुपए में कितना है। तो ये जो है कि सभी ईयर का जोड़ लीजिए, 508, 615, 556, 925 और 828 सबको जो है कि जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए। 5 वर्ष है तो इसका जो है कि आंसर आ जाएगा आपका, जो है कि जोड़ेंगे तो 686.4 जो है कि करोड़ के रुपए में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष निर्यात में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए में जो है कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, वो यानी Y4 ईयर्स में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष Y1 में चीनी का आयात वर्ष Y2 में चीनी के आयात का कितना प्रतिशत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 508 और 615 गुणे 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत निकल जाएगा। यानी पहले जो है कि Y1 में जो है कि 508 है और 615 है, दोनों का जो है कि प्रतिशत निकाल देंगे तो 508 गुणे 100/615 कर देंगे तो 82 दशमलव कितना आ जाएगा, 82.6, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर ये ग्राफ पर आ गया है और ये ग्राफ में जो है कि ईयर दिया है और उस समय बिक्री, कंपनी की बिक्री प्रतिशत में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री कितने प्रतिशत तक परिवर्तन हुआ है। इस प्रश्न का जो है कि 14 में देखेंगे कंपनी की बिक्री कितनी है, 175 है और 2016 में कंपनी की बिक्री कितना है, 140 है। ये
14 में है और ये 16 में है। कमी कितना है? तो 35 का है, 35 का है। तो ये जो है कि 35 कितने में है? तो 175 में है। तो यानी 175 में 35 है, तो 35 तो परसेंटेज निकाल लेंगे। 35 × 100/175 बराबर 20% के बराबर विकल्प ए 20% आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी? तो इस प्रश्न को निकालेंगे कि किस वर्ष में सबसे अधिक रही है 2011 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। किस वर्ष में अधिक है? 12 में अधिक है, 14 में अधिक है, 15 में अधिक है। 2011 से 2012, 14 और 15 में अधिक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 से 15 तक कंपनी की औसत बिक्री क्या है? औसत बिक्री क्या है 2000 जो है कि 9 से लेकर के 15 की, तो सबको क्या कर लेंगे 2009 से जो है कि 15 तक हम जो है कि जोड़ लेंगे और सबका जितने वर्ष हो रहा है 7 वर्ष हो रहा है 7 से भाग दे देंगे, तो ये 156 के बराबर आ जाएगा। सबको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या उससे भाग कर दीजिए। अगला, कितने वर्षों के लिए कंपनी की बिक्री 10 करोड़ का गुणज थी? इसका जो है कि 10 का गुणज कब किस वर्ष में थी उनकी संख्या निकालना है। तो किन किन वर्षों में है? तो इस ग्राफ से देखिए, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस वर्ष में जो है कि 10 करोड़ के गुणज में है। तो 2009 में है, उसके बाद से 2011 में, 13 में, 15 में और 16 में है, यानी कुल 5 वर्षों में है। विकल्प डी सही है। कुल 5 वर्षों में जो है कि क्या है 10 के गुणज में इसकी वृद्धि हुई है। अगला है, 2009 से 10 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें जो है कि 2009 में कंपनी की बिक्री कितना दिया है 110 और 2010 में कितना दिया है 132। तो 132 में से 110 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 और 22 × 100/110 कर देंगे तो ये 20% के बराबर आ जाएगा। विकल्प डी सही है। अगला ग्राफ का क्वेश्चन दिया है, कंपनी दिया है, गाड़ी बाइक दिया है, C1 C2 C3 दिया है, B1 B2 B3 दिया है, सबका रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या निकाल लेंगे और उसका 2/3 कर लेंगे, तो ये जो है कि 2 लाख के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर संख्या दिया गया है किसका किसका कितना है, और उसी तरह से जी द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की बाइक की संख्या निकाल लेंगे और इसका भी आ जाएगा और दोनों का भी प्रतिशत निकाल लेंगे, तो ये 1 लाख आएगा, वो 2 लाख आएगा और इसका जो है कि 100% कर लेंगे तो 1 लाख का 100% यानी 200% के क्या हो जा रहा है, ग्रोथ हो जा रहा है। तो विकल्प सी सही है। 96 का विकल्प सी। 97 में दी गई 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का औसत क्या है? तो 5 साल की गाड़ियों को जो है कि औसत को C1 प्रकार की गाड़ियों को जोड़ लीजिए और जोड़ करके जो है कि इसमें 5 से भाग दे दीजिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 62,000। विकल्प डी 62,000, यानी 5 साल का जो है कि C1 टाइप की गाड़ियों की संख्या को निकाल करके हम जोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे किस रेशियो की, जो रेशियो दिया है उस रेशियो से C1 टाइप की कितनी है और उससे जो है कि 5 से भाग कर देंगे, सबका निकाल करके 5 से भाग कर देंगे। अगला है, कंपनी ई तथा जी द्वारा मिलाकर उत्पादित C3 टाइप की गाड़ियों की कुल संख्या तथा कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइक का संख्या के मध्य क्या अंतर है? तो इसमें क्या करेंगे, ई तथा जी द्वारा मिलाकर उत्पादित C3 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, यानी ई तथा जी द्वारा, ई और जी द्वारा जो भी ई और जी
दोनों के द्वारा निकाल लेंगे। फिर कह रहा है एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की, एच कंपनी द्वारा B1 के B2 टाइप के जो है कि कंपनी का जो है का इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो दोनों का रेशियो निकाल करके तो अंतर निकाल देंगे। तो इसका आ जा रहा है 40,000 के बराबर आ जा रहा है। विकल्प बी सही है। 99 में कह रहा है एच बराबर सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल संख्या, आर बराबर कंपनी एफ, जी तथा डी मिलाकर उत्पादित C1 टाइप की प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या, एच अपन आर का मान क्या होगा। तो एच अपन आर का, तो एच का मान पहले निकाल लेंगे, फिर आर का मान निकाल लेंगे जो दिया गया है और जो टाइप कर रहा है उसके हिसाब से। तो एच अपन आर कर देंगे। तो जो कैलकुलेशन के तहत निकाले हैं उसको जो है कि हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो है कि 1.15 के रेशियो में विकल्प सी सही हो जाएगा। आखिरी सवाल, ए बराबर सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों की कुल संख्या, के बराबर कंपनी एच द्वारा उत्पादित CO3 टाइप की गाड़ियों की संख्या तथा ई द्वारा उत्पादित बी प्रकार की बाइकों की संख्या के बीच क्या क्या अंतर है। ए संबंधे के का अनुपात निकालना है। तो ए का निकाल लेंगे और फिर जो है कि के का निकाल लेंगे और सबको जो है कि जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद डिफरेंस निकाल देंगे। और डिफरेंस निकालने के बाद जो है कि दोनों का क्या कर देंगे, ए संबंधे के का रेशियो हम ले लेंगे। तो इसका आ जाएगा आंसर आपका 93/2। विकल्प बी सही है, 93/2। अब जो है कि ये आपका मैथ के क्वेश्चन आप देख लीजिए और आप इससे जो है कि 31 से लेकर के 35 तक आपके सामने दिए गए हैं। आप जो है कि इस तरह से मैथ के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि कैसे प्रश्न जो है कि आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। 35 प्रश्न तक दिया गया, 5 मैथ का है। अब आने वाली वीडियो ही मॉडल पेपर का रहेगा। मॉडल पेपर के ट्रेडिशनल क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग उसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और परीक्षा के लिए बहुत कम समय है और मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्रैक्टिस कीजिए, जो परीक्षा में आपके लिए अच्छे स्कोर के लिए जो है कि सही साबित हो सकता है। धन्यवाद।